मैं तो कहूंगा कि व्यवस्थाओं का नाकामी है कि भरत तिवारी जैसे लोग बन रहे हैं और जिनका अंत एक दर्दनाक इनकाउंटर के माध्यम से होता है। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो भरत तिवारी के अपराधी बनने में, हथियार उठाने के पीछे जो कारणें हैं, उन कारणों और उन कारणों के निदान पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सभी चर्चा कर रहे हैं भरत तिवारी क्रांतिकारी है कि अपराधी है। भरत तिवारी को अपने आप पे, अपने गुस्से पे, सिस्टम के प्रति जो रोष था उस पर नियंत्रण नहीं था। वो हर जगह से हार चुका था। वो बोला कि अब जो होगा हमारा इसी माध्यम से होगा। भरत तिवारी का गुस्सा शायद ना दबा, उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया, हथियार उठा लिया। तो यही चिंता का विषय है ना। ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, नेताओं के लिए भी चिंता का विषय है, अधिकारियों के लिए भी चिंता का विषय है, समाज के लिए भी चिंता का विषय है। हथियार उठा लिए, ये सामाजिक रूप से और एक संवैधानिक रूप से गलत है, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदमी करे तो क्या। नमस्कार, जोहार। आज की इस वीडियो में भरत तिवारी के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, बिहार के भरत तिवारी पूरे देश में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच हमारे पास एक विश्लेषक हैं जिनका नाम है मनोहर महतो जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भरत तिवारी अभी वर्तमान में क्रांतिकारी साबित हो रहे हैं कि अपराधी साबित हो रहे हैं, इस पर चर्चा बनाई है। क्योंकि अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि सभी समाज के लोग अनेकों तर्क दे रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति सही या गलत अगर कुछ अच्छा काम करता है या कुछ खराब काम करता है तो उसमें सभी लोग अपना विचार व्यक्त करने लगते हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि भरत तिवारी जो अपना हथियार उठाए, अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, भरत तिवारी कैसे इंसान थे। इस तरह के कई इंसान थे जो कि सिस्टम से हारते हैं और सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, हथियार उठाते हैं। मालवीय हिड़मा जो कि आपने देखा था, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के रहने वाले थे, नक्सली बन गए थे। सूर्या हांसदा जो झारखंड के थे, वो भी हथियार उठा लिए थे और सरकार के सिस्टम के खिलाफ बोल रहे थे। अभी वर्तमान में भरत तिवारी की चर्चा हो रही है पूरे देश भर में, उस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मनोहर जी हैं। सबसे पहले आपको जोहार। जोहार, आपका सभी दर्शकों को जोहार। भरत तिवारी के बारे में आपने सुना? हाँ, सुना है। कौन थे वो? बिहार के हैं और अभी हाल ही में उनका इनकाउंटर हुआ है। अच्छा। पुलिस के द्वारा। वो बहुत चर्चित है और वो ऐसा व्यक्ति है कि हर एक मूवमेंट का खुद ही सोशल मीडिया में डालते रहते थे। तो भरत तिवारी पहले तो चर्चित नहीं थे, जब उनका इनकाउंटर हुआ तब वो हाँ, तो इनकाउंटर चर्चा में है। पुलिस इतना बड़ा सिस्टम लगा उसके इनकाउंटर में, तो चर्चा में आना ही आना है। फिर समाज उसके पीछे लग जाता है उसको चर्चा में पहुंचाने के लिए। फिर वो राजनीतिक चर्चा का विषय, राजनीतिक इंटरेस्ट आ जाता है उसमें, तो लोग उसमें भी कूद जाते हैं, तो और चर्चा बड़ा होते जाता है। लेकिन देख रहे हैं कि एक आम व्यक्ति जो जिसको कोई जानता नहीं था, एक गांव तक सीमित, अपने क्षेत्र तक सीमित था, वो पूरे देश में अभी पूरे सोशल मीडिया में, पूरा टीआरपी में, अब देख रहे होंगे सब मीडिया का चैनलों में, सभी एक घर के व्यक्ति गांव से लेकर शहर तक सिर्फ भरत तिवारी की चर्चा हो रही है। हाँ, तो भरत तिवारी देखिए, अभी तो चर्चा है इस बात का कि वो क्रांतिकारी है कि अपराधी है। लोग तो पता नहीं, हम यही सब मामला में देख के हमको थोड़ा सा लगता है कि अभी भी समाज, चाहे किसी भी जाति के समाज हो, मतलब समाज मतलब लोग, अभी भी लोग इस मतलब 21वीं सदी में आ गए, जी रहे हैं, पर इतना बौद्धिक रूप से इनका स्तर इतना उठा हुआ है, लेकिन वो चीज को नहीं पा सके जो पाना चाहिए था बौद्धिक स्तर पर। क्या चर्चा का केंद्र कुछ और होना, चर्चा किसी और चीज पे था, चर्चा कहीं और चीज पे करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उससे चर्चा तो करना बनता है। नहीं, तो चर्चा करना है। आप सही आदमी था कि गलत आदमी था, आखिर इनकाउंटर आप हुआ? हाँ, तो आप उस पर चर्चा कीजिए ना कि उसका इनकाउंटर क्यों हुआ, वो हथियार क्यों उठाया। आप चर्चा कर रहे हैं कि वो क्रांतिकारी नहीं है, कोई चर्चा कर रहा है कि वो उस जाति का है इसलिए क्रांतिकारी है, इस फलाने जाति का नहीं है इसलिए क्रांतिकारी नहीं है, फलाने जाति जाति हाँ, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नहीं, उन लोग देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या सुभाष चंद्र बोस, उन लोग की तुलना में आज के लोगों का किसी का कोई मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। उसका उन लोग से तुलना ही नहीं करना है। फिर उन महापुरुषों के मतलब व्यक्तित्व पर एक तरह का मतलब समझ लीजिए कि अवहेलना होगा। उन लोगों ने जान क्या होती थी, तो भरत तिवारी का जहां तक हमको जानकारी है, भरत तिवारी जी का जो गांव है या जिस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। हर साल तो बहुत सारा जगह, हर साल बाढ़ वहां आना ही आना है। उस क्षेत्र में वो कटाव वाला क्षेत्र था। वो अपने क्षेत्र के सड़कों, वहां के जो माने बाढ़ के कारण जो विकट आवागमन का स्थिति है, जो आज तक उनका पक्का रोड नहीं है, कट जाता है रोड कनेक्शन,
उनके जान हथेली पे रहता है। उन लोग का बरसात में क्या होगा नहीं होगा, कौन सा विभत्स रूप देखने को मिल सकता है। तो इस चक्कर में जो हमें अभी तक जानकारी है कि इस चक्कर में वो दफ्तरों के, मंत्रियों के जो भी हैं, जहां से उनको लगता था कि उम्मीद हो, वो काट रहे थे। अब वो सरकार अनसुनी करती है उनकी बातों को, उनके तवज्जो नहीं, नेता भी उनको इग्नोर करते हैं। फलस्वरूप कहीं ना कहीं उसको गुस्सा आता है। यही बात हिड़मा के में हुआ, यही बात हसदा में हुआ कि भाई आप जब सिस्टम नहीं काम करता है, सिस्टम जब उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी कीमत पर इस चीज को बदलें। उनके अंदर में सेवा भावना रहता है। हाँ, हथियार उठा लिए, ये सामाजिक रूप से और एक संवैधानिक रूप से गलत है, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदमी करे तो क्या। इसी पे तो चर्चा होना चाहिए था कि भाई आखिर लोग हथियार क्यों उठा ले रहे हैं, आखिर किस तरह से वो तंग आ जा रहे हैं कि लोगों को हथियार उठाना पड़ रहा है। आज एक भरत तिवारी हथियार उठाया, इतना चर्चा हो गया, इतने पुलिस लगे, उसको इनकाउंटर करना पड़ा। यानी व्यवस्था में नाकाम, व्यवस्था में मतलब से नाखुश है भरत तिवारी। हाँ, भरत तिवारी अनेकों लोग हैं। आप लोग देखते होंगे आए दिन हम लोग आप कोई भी चौक चौराहा में बैठ जाइए, 10 गो लोगों के बीच में लोग ये बात का चर्चा करेंगे कि अरे ये तो पुलिस चोर है, तो नेता चोर है, तो उसको ऐसे मार देना चाहिए, उसको वहां इनकाउंटर कर देना चाहिए, तो सबको गांव नहीं घुसने देना चाहिए। ऐसा बहुत तरह आपको देखने को चर्चा मिलता होती है। चर्चा होता है, लड़के लोग उग्र में बोलते हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं रहता। करता कोई नहीं है, सब बोलता है, गुस्सा है, लेकिन दब जाता है। तो ये वो लोग- भरत तिवारी जैसे लोग लेकिन करते हैं। भरत तिवारी का गुस्सा शायद ना दबा, उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया, हथियार उठा लिया। तो यही चिंता का विषय है ना, ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, नेताओं के लिए भी चिंता का विषय है, अधिकारियों के लिए भी चिंता का विषय है, समाज के लिए भी चिंता का विषय है कि आखिर चिंता का विषय है। लेकिन अभी तो कभी कहीं न बिहार विधानसभा में चर्चा ही हो रही है, अरे तो ना केंद्र में इसकी चर्चा इसी हो चीज रही यही है। तो जो इसी- अधिकारी तो जनप्रतिनिधि हैं, ये यही लोग तो बोल रहे हैं कि जनता सिर्फ अपना विचार व्यक्त वो कर रहे हैं। लोग माने इस तरह का मतलब घटना जहां भी होता है तो सब उसको दबाने का काम करता है। आखिर उसकी मांग थी, वो मांग कहीं ना कहीं बहुत दबाव वाली थी, तब तो उसकी मांग को न मान के उसको इनकाउंटर करना आसान समझा गया। अगर ऐसा बात नहीं था तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता था। आप मतलब पैर में गोली मार सकते थे, बहुत तरीका है उसको गिरफ्तार करने का। लेकिन इनकाउंटर मतलब जान से मार देने का मतलब है कि कुछ तो और भी बातें रही होगी। लेकिन उसके बिगड़े बोल रहते थे, पुलिस को हमेशा बोलते थे अरे बंदूक बोलने का तो उसका सजा गोली मारना थोड़े है। अच्छा, ऐसा क्यों बना भरत तिवारी, क्यों? वही तो बात है कि हथियार उठाया, इसका मतलब है कि व्यवस्था से इतने नाराज हो रहे हैं लोग, तो चिंता का ये विषय होना चाहिए कि आज एक भरत तिवारी उठा है। आपने मालवीय हिड़मा को लेकर मैंने इंटरव्यू लिया था, उस टाइम भी आपने बताया था उसको लेकर विस्तार। हाँ, तो माड़वी एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं कि लड़ाकू था, उसके पास लड़ने की बहुत अच्छी कैपेसिटी थी, तो वो एक हमारा अच्छा देश का सैनिक बन सकता था। तो टीम बना सकता था, जो भी हो, उसके पास जो स्किल था, हम लोग अपना देश के सैन्य सेवाओं में उसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन देश के सैन्य सेवाओं में वो पहुंच नहीं पाया, उससे पहले वो गलत चंगुल में फंस गया। तो उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ये व्यवस्थाओं, इसको इन व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं उनको सुधारने का जिम्मा किसका है? जो व्यवस्था में बने लोग हैं, जिसे आप चुन के बनाए जिन्हें हैं, हम चुन के बनाए हैं, जिनको नौकरी दिया गया है, जो इस बात की शपथ लेते हैं, जिम्मा तो उनका है ना। जीवन तो ऐसे भी चल रहा था, जब लोकतंत्र नहीं था तो पहले राजा महाराजाओं के जिम्मे चल रहा था, लोग तो जी ही रहे थे। जब लोकतंत्र हुआ, लोगों ने सोचा कि सब मिलके तो व्यवस्था नहीं चलाएंगे अपना अपना, तो सबने साझा व्यवस्था बनाया कि भैया जो अच्छा इंसान है, चलिए हम आपको चुन के भेजेंगे, आप हमारे लिए, सबके लिए सार्वजनिक एक जो उचित होगा वो व्यवस्था बनाने का काम कीजिएगा, आप लोग पे हमको भरोसा है। यही बात हुआ ना, डीसी पे भरोसा है, एसपी पे भरोसा है, बड़ा बाबू पे भरोसा है, नेता पे भरोसा है, जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं उन पे भरोसा है। आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट 1947 से पहले तो नहीं था ना जी, 1947 से पहले तो नहीं था, जब मतलब क्या 1947 के बाद भी नहीं था। जब संविधान बना उसमें इस बात का जिक्र हुआ कि निर्णय, अंतिम निर्णय, हाँ, कि भाई सुप्रीम कोर्ट नाम का भी एक चीज होना चाहिए जो संवैधानिक चीज हो, वो संवैधानिक दायरे में काम करेगा, इंसानों के अधिकारों का हित का रक्षा करेगा, कर्तव्यों का पालन करवाएगा। यही बात था ना। और उसको पावर कौन दिया? सुप्रीम कोर्ट को पावर क्या दिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग,
हमने सबको शक्ति दिया, भारत के लोगों ने ही शक्ति दिया, चाहे डीसी का हो, एसपी का हो, सुप्रीम कोर्ट के। तो फिर भारत के लोग ही हो रहे हैं। तो इसी चीज के लिए तो कभी आपने किसी नेता मंत्री पर इनकाउंटर, अधिकारी पर इनकाउंटर ऐसे होते तो सिस्टम में, मतलब कि ट्रस्ट वो लोग नहीं होते हैं, आप जैसे और हम जैसे जो जनता होता है। तो इसी चीज का खुन्नस में ना कोई हथियार उठा ले रहा है, और यही चीज को बैलेंस करने का जिम्मा किसका था? उनका था। और कहीं ना कहीं वो नाकाम हो रहे हैं, जिसके कारण भरत तिवारी जैसे लोग हथियार उठा ले रहे हैं। हमारे अंदर में भी गुस्सा है, आपके अंदर में भी गुस्सा आता है, रोड राह चलते आपको गुस्सा होता है। देखते होंगे ट्रैफिक वाले लोग चेहरा छीन के चालान काटते हैं, किसी से ज्यादा बदतमीजी करते हैं, किसी के साथ बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर से बात करते हैं, तो आपको देख के लहरता होता है कई हाँ, तो आपको देख के लहरता होगा कि नहीं ये तो बहुत गंदा कर रहा है। लेकिन क्या है कि हम में सहने की क्षमता है, हम लोग सह लेते हैं और हथियार उठाने की तरफ नहीं सोच पाते हैं। लेकिन क्या हम सोच पा रहा है? मनोहर तो ऐसा नहीं सोच पा रहा है, ऐसा थोड़े कि पूरा दुनिया का लोग नहीं सोच रहा, और भरत तिवारी नहीं सोच पा रहा। भरत तिवारी को अपने आप पे, अपने गुस्से पे, सिस्टम के प्रति जो रोष था उस पर नियंत्रण नहीं था। वो हर जगह से हार चुका था। वो बोला कि अब जो होगा हमारा इसी माध्यम से होगा। नहीं, एक सवाल है अभी, मतलब कि अब देश में अलग अलग जाति धर्म में लोग को बांटा गया है, संविधान में बांटा गया है। उस अनुसार से जो कि आप देख रहे हैं बीते दिनों में इतनी घटनाएं हो रही है, जो लोग हथियार सिस्टम से अब त्रस्त होते हैं तो हथियार उठाते हैं। जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ का मारवी हिड़मा सुना, झारखंड का सूर्या था, अभी बिहार का भरत तिवारी। तो सभी लोग अलग अलग जाति धर्म से थे। सबको किसी ने उसको, जैसे आदिवासी समाज ने मालवीय हिड़मा को भगवान का दर्जा दिया, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का दर्जा दिया, वही कुछ लोग उन्हें नक्सली अपराधी तो देखिए, सरकार उसको नक्सली घोषित किया, गलत राह में। देखिए, इसमें एक ही चीज है, अगर आप संवैधानिक चीजों को मानते हैं तो संवैधानिक दायरे में आप जैसे ही हथियार उठाते हैं, आपकी वजह से किसी की मौत हो जाती है, आप उसके पीछे आपका हाथ होता है, तो आप अपराधी घोषित हो जाते हैं। ये संवैधानिक दायरा है। लेकिन एक अपराधी का भी अपना एक स्पेस होता है, एक अपना दुनिया होता है, जहां वो बाकी दुनिया से लड़ रहा होता है, लेकिन उसका एक अपना दुनिया होता है जहां वो हीरो हो सकता है। तो वे जिनके लिए वो अच्छा था, जिनको लगता था कि नहीं ये हमारे लिए बेहतर है, उनको तो वो हीरो मानेंगे। अब हम लोग बीच में पड़ जाते हैं। हम लोग का ना डायरेक्ट इंटरेक्शन वैसे लोगों से है, लेकिन हम लोग जज करते हैं उसके कर्मों से, वर्तमान, पहले का, उसके उद्देश्यों से कि वो क्यों कर रहा था। फिर सबकी अपनी अपनी विवेक होती है, उसके हिसाब से वो लोग उसमें अपना जजमेंट देता है। भरत तिवारी का क्या था, आपने अगर देख रहे थे उसका जो विवरण, जीवन शैली रहा? भरत तिवारी का तो जीवन शैली जो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे पहले तो भरत तिवारी कोई जानता भी नहीं था, और बाहर के लोग, जो आसपास के लोग जानते होंगे, देश भर में चर्चा है, तो वो देखने से तो साधारण व्यक्ति लगता है, कोई बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड वाला टाइप का तो नहीं लगता कि गैंगस्टर है, हमेशा बंदूक लहरा के चलता है, बाहुबली है, वैसा भी तो नहीं लगता है। इसी आम व्यक्ति के जैसा है। बस यही है कि उस आम व्यक्ति को गुस्सा आ गया। कोई, जहां तक अभी तक है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड्स भी सामने नहीं आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं, और अभी इस पे बोलना भी ज्यादा ये है क्योंकि इस पर अभी जांच कमेटी गठित हुई है। बिहार सरकार ने जांच कमेटी गठित किया है उच्च स्तरीय। वो फिर क्या रिपोर्ट देती है उसका भी सम्मान करना होगा बाद में। तो हमारा कहना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपराधी था कि नहीं था। मेरा बस इतना कहना है कि वो व्यवस्था से लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो व्यवस्था ने ऐसा कौन सा चीज था जिस पे ध्यान नहीं दिया उसकी, वो कौन सा चीज से नाराज था, तो व्यवस्था उन चीजों को ठीक करे। नहीं तो आज एक भरत तिवारी हो सकता है, कल के दिन में 10 और भरत तिवारी हथियार उठा ले। तो ये तो कहीं ना कहीं एक स्वच्छ समाज, स्वच्छ देश, स्वच्छ राज्य के लिए अच्छा भरत तिवारी अच्छा नहीं है। प्रशासन के नजर में चढ़ गया था कि नेता मंत्री की नजर में चढ़ गया था? अब ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमको तो लगता है कि जब अगर प्रशासन की नजर में होता तो उसको कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था। कहीं ना कहीं थोड़े बड़े ऊंचे स्तर के लोगों तक उसका पंगा हो गया था, या तो जिनको खतरा महसूस हो रहा था, शायद यही कारण रहा हो। एक मेरा अपना पूर्वानुमान है कि उनका इनकाउंटर करना पड़ा। नहीं तो हम तो कहते, मेरा विचार से तो उनका गिरफ्तारी होना चाहिए था। गिरफ्तारी होने के बहुत हथकंडे हैं। अभी टावर में चढ़ा हुआ आदमी को आदमी उतार लेता है, तो उसे भी कर सकते थे। और जब मौका था व्यवस्था को, जब वो व्यवस्था के दरवाजे में आ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, व्यवस्था से निवेदन कर रहा था, तभी उसकी बात को सुन लेनी थी। वो आज एक अपराधी न बनता और वो जीवित रहता। क्या लगता है कि देश भर में इस तरह के कई लोग होंगे जो इस तरह का? हाँ, बहुत लोग हैं। कई लोग क्या, बहुत लोग हैं। कुछ को तो हम लोग भी लोकल में जानते हैं, जो छोटे मोटे चीज को करने के लिए या पुलिस से उलझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातों को प्रशासन या व्यवस्था नहीं मानती है।
उनके निवेदन को नहीं मानती। अरे कम से कम उनकी बात को सुन लिया जाए, उनकी बात को विचार कर लिया जाए। अभी आप देखिए बात बात में बहुत बड़ी चर्चा हुई थी कि इसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्पष्टीकरण भी जारी किया कि हमारा कहने का उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो उस समय स्पष्ट नहीं हुआ, जिसके कारण उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। अगर उसी समय स्पष्ट हो जाता कि ये उनके लिए नहीं है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बात को घुमा फिरा के कहा या तो लपेट के कहा, जिसमें बहुत बड़े दायरे और इंडिकेट हो गए कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी। और उस कॉकरोच शब्द से उन्होंने बेरोजगारों को लेके या आपके जैसे यूट्यूबरों को लेके कहा कि टारगेट में लेके कहा था, तो जिसके कारण से बेरोजगार के तरफ से एक बंदा है अभिजीत दीपके, उन्होंने मजाक में पढ़ने वाला छात्र एक जिसको हम लोग सरकास्मिक कहते हैं, एक सटायर बात बोला गया कि मजाक में उन्होंने एक पेज बना दिया और एक बात बोल दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी। अब सोचिए कि अंदर से लोग कितने नाखुश थे कि देखते देखते उसमें मिलियन में फॉलोअर्स जुड़ गए। और अभी आप देख रहे होंगे वो लोग आए हैं और जंतर मंतर में, राजस्थान में, जयपुर में, कहां पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें अच्छे खासे युवाओं की भागीदारी हो रही है और वो अब मांग भी रहे हैं चीजें अच्छी, उनकी मांगे हैं। अभी आप देखिए नीट का एग्जाम हुआ कल परसों, री एग्जाम था, सबको पता है। और इसमें आप पेपर कटिंग देख लीजिए, बिहार में झारखंड की जो टॉपर थी, साइंस की टॉपर, वो वहां पे किसी और का एग्जाम देते हुए पकड़ी गई और वो एग्जाम हॉल में घुसी कैसे, जबकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है। तो बायोमेट्रिक इसका मतलब फॉल्स उसका हुआ, तो इसका मतलब बायोमेट्रिक कंपनी भी उसमें शामिल थी। तो फिर एग्जाम कहां होगा? सरकार कहां नहीं चुक रही है? तो क्या लोग नाराज नहीं होंगे? इसी में से कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको अभी देखिए श्रद्धांजलि दिया गया आज ही की कल दीपक जी के द्वारा दिल्ली में, वही कॉकरोच पार्टी के द्वारा। किनको श्रद्धांजलि? जो बच्चे सुसाइड कर लिए नीट के एग्जाम के प्रेशर के चलते, 15 सालों बच्चे थे, तो वो उन जो बच्चे सुसाइड कर लिए, अगर खुदा ना खास्ते मान लीजिए कि उनके माइंडसेट में ऐसा रहता कि नहीं, हम सुसाइड करने के अलावा अगर उनके नजर में रहता कि नहीं फलाना इसका दोषी है, हम उसको मार देंगे, और वो हथियार उठा लेता, तो वो अपने मारने की जगह किसी और को भी तो मार सकता था, क्योंकि अपने को मारना भी एक बड़ी चैलेंज चीज है। तो ये जो रोष उत्पन्न हो रहा है, नाखुशी जो समाज में फैल रही है, इसको मंथन करने की चीज है। किनको मंथन करना है? जिनको समाज में ये सारी चीजों का जिम्मा दिया गया है, सारी चीजों के लिए जो जिम्मेदार बनाए गए हैं। आज आप देखिए, अभी मैं मिनिस्ट्री का बात, अभी जो नीट एग्जाम जो भी एजेंसी ली है नीट एग्जाम, सरकार ने आप देखे होंगे कि जिस दिन से एडमिट कार्ड जारी हुआ 2-3 दिन 4 दिन पहले से टेलीग्राम को बंद कर दिया गया है, इंडिया में बैन कर दिया गया। 22 तारीख तक ऐसा है, पता नहीं, मैं चेक नहीं किया हूँ ऑन हुआ है कि नहीं। अब बैन कर दिया गया है। कितने सारे काम होंगे इस दौरान, वो बंद हो गए। चोर जो उसका उपयोग कर रहे थे, इस कारण से आप अच्छे लोगों को भी परेशानी हुआ, तो वो तो नाखुश होगा ना सरकार से कि भाई आप अपना फेलियर चलाने के चलते हमारा व्यवस्था को रोक दिए हैं। उसके बावजूद भी आप व्यवस्था के अंदर में जो परीक्षा ले रही है एजेंसी, जो परीक्षा लेने में सहयोग कर रही है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना रही है, वो उस चीटिंग में शामिल है, फर्जी कैंडिडेट को अंदर ले जा रही है, वो लाखों लाख में पैसा में सेटिंग करके ऐसा काम कर रही है। आप उन पे नजर न रख के आप टेलीग्राम को बंद करा रहे हैं, क्या फायदा हुआ? आपको एग्जाम फेयर कराना है कि टेलीग्राम बंद कराना है? एग्जाम फेयर कराना है, तो एग्जाम फेयर कराइए ना। कहां हुआ एग्जाम फेयर? टेलीग्राम तो बंद हो गया। इस हिसाब से तो भरत तिवारी क्रांतिकारी कहलाएगा। अब तो क्रांति, आप अपना विचार देखिए भाई, मेरा कहना है क्रांतिकारी का क्या है फलसफा मुझे नहीं मालूम, उसके क्या परिभाषाएं हो सकती हैं मुझे नहीं पता, पर क्रांतिकारी लोग कोई अपने से करके नहीं होता है। कोई ऐसा काम कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये काम कीजिएगा तो क्रांतिकारी कहलाएगा, नहीं। वो लोग तय करते हैं, वो जन भावना के द्वारा दिया गया आपके उपनाम कह सकते हैं या ओहदा कह सकते हैं, या तो एक क्या कह सकते हैं उनको, टैग कह सकते हैं। वो लोग तय करते हैं। किसी को कह रहे वो चोर है तो वो भला मानुस है, कोई किसी को नहीं देखते हैं, कोई किसी को बोल देता है ये रॉबिन हुड है। तो रॉबिन हुड क्या था? एक लुटेरा था जो लूट के अपने समाज के लोगों में बांटता था। एक ऐसा ही कैरेक्टर है रॉबिन हुड, अंग्रेजी उपन्यासों में सिनेमा भी बनी। तो उसी पे आधारित आजकल वैसा जो काम करता है कि किसी को लूटता है, किसी को देता है, तो उसको रॉबिन हुड कहता है आदमी लोग। तो क्रांतिकारी सबकी नजर में अलग अलग है। तो आप ये बताइए कि भरत तिवारी जो काम कर रहे थे वो सही काम कर रहे थे कि गलत कर रहे थे? देखिए, वो सरकार से निवेदन कर रहे थे, अपने समाज अपने क्षेत्र के लिए मांग कर रहे थे किसी योजना का, किसी
समस्या का जो भी समाधान, सरकारी व्यवस्था जो भी रहती जो सरकार से अपने समस्याओं का जो व्यवस्था मांग रहे थे, समाधान मांग रहे थे, तो वहां तक वो बहुत अच्छे थे। वो सच में क्रांतिकारी कदम था कि भाई समाज के लिए खड़ा होना, अपने क्षेत्र के लिए खड़ा वो तो होना। कह रहे थे कुछ हो नहीं पा रहा था, कुछ नहीं तो व्यवस्था नहीं हो मिल पा रहा था, तो ये अगर वो नहीं हो पा रहा था और वो हथियार उठा लिए व्यवस्था के खिलाफ में, ये उनका नाकामी नहीं है, व्यवस्था का नाकामी ज्यादा है। उनका नाकामी बस इतना है कि अपने भावनाओं पे उनका नियंत्रण नहीं रहा, लेकिन व्यवस्था के पास तो सारी चीजें हैं, सब हथियार आपके पास है, काम करने से लेके काम नहीं करने का तो आपका नाकामी ज्यादा है। मैं तो कहूंगा कि व्यवस्थाओं का नाकामी है कि भरत तिवारी जैसे लोग बन रहे हैं और जिनका अंत अंत एक दर्दनाक इनकाउंटर के माध्यम से होता है। क्या लगता है कि भरत तिवारी जैसे और भी पैदा होंगे सिस्टम? होते आए हैं, होते रहेंगे जब तक सिस्टम में खामियां होंगी और सिस्टम बेरुखी अपनाए हुए रहेगा व्यवस्थाओं के खिलाफ में या लोगों के खिलाफ में, समझ। इसमें दोषी तो सिस्टम ना है, हाँ सिस्टम में भाई, बैठे लोग हैं, एकदम है, लेकिन उनकी दोष को तय उसका करने फिर वाले दोषी फिर वो वही बात है भरत कि तिवारी जैसे लोग क्यों बन वही जाते बात है कि उसका उस चीज को दोषी या उसका जिम्मेदारी तय करने वाला व्यवस्था बड़ा लंबा है, तो वो ऐसा कोई चीज क्लियर नहीं है कि तुरंत तय करे कि भाई इसका दोषी कौन है। और उसमें हम बोल तो रहे हैं कि चर्चा को एक प्रोपेगेंडा के भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, तो भरत तिवारी के अपराधी बनने में, हथियार उठाने के पीछे जो कारण हैं, उन कारणों और उन कारणों के निदान पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सभी चर्चा कर रहे हैं भरत तिवारी क्रांतिकारी है कि अपराधी है, वो इस जाति का है इसलिए क्रांतिकारी बोल वैसे रहे लोगों हैं। को क्या कहेंगे? वैसे लोग को मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मुद्दों पर बात कीजिए, जात पात पे नहीं। किसी जात में या किसी कम्युनिटी के कुछ मुद्दे हैं, वो मुद्दे कितने जायज हैं, क्या लगता है इसमें समाज को बांटने की काम एक होती है? हाँ, वो राजनेताओं का काम है। समाज बटा हुआ रहेगा तभी तो, देखो हम तो पहले ही बोले कि हमारा संविधान क्या है, किसी एक समाज का देना है क्या? नहीं, सर्व समाज का साझा एजेंडा है, साझा शक्ति है, जो जिसको सभी ने निहित दिया कि हाँ भाई, सबने उसमें हाथ उठाया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डेडिकेट, या अपने आप को ही लोग गिफ्ट किया है ना संविधान, कि भाई हम लोग अपने आप में एक शासन को लगाते हैं। वो शासन कैसे चलेगा? इन संविधान के आधार पर चलेगा। उसके पालन कस्टोडियन के लिए कौन आएंगे? तो एजेंट आएंगे, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रशासन के लोग हैं और कार्यपालिका के लोग हैं, जो उसका कामकाज को चलाएंगे। संवैधानिक दायरे में किसी का हित जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका पूर्ति का, उसका ध्यान रखने का काम उनका है। नेताओं को समय समय पर नीति नियम बनाते रहना है, क्योंकि एक ही नीति तो लंबे समय तक नहीं चलेगी। नीतियों पे परिवर्तन, वो भी समाज हित में, ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत हित में या किसी कॉर्पोरेट के हित में। जो उचित हो सर्व समाज के लिए, उस हित में जो मैक्सिमम हो सकता है उसमें काम करना था। ये साझा एजेंडा था, लेकिन ध्यान देने समय साझा कहाँ? आप चर्चा भी, आप भरत तिवारी में आप मुद्दा में कहाँ चर्चा कर रहे हैं कि क्यों उसका ऐसा होने पे मजबूर हुआ? आप चर्चा कर रहे हैं वो फलाना जाति का था इसीलिए उसको ये नहीं मिलना चाहिए था। हमारे जाति के लोगों के ने आपने कहा उग्रवादी, तो उसको वैसा। तो देखिए चलते रहेगा, आप अपना कहिएगा, वो अपना कहेगा, लोग इसमें चाहते भी। अभी देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज आप देखे होंगे कि जब से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, बिहार का, पूरा देश का जो सबसे चर्चित मुद्दा था, खान सर वर्सेस रोशन आनंद, ये चर्चा डाउन हो गया। खान सर वर्सेस रोशन आनंद का चर्चा का तो सबको देख ही लिए होंगे। पहले नीट का था, वो नीट का चर्चा था, नीट से उसको तब्दील कर दिया गया, खान वर्सेस फलाना। फिर आया दुखद स्थिति हुआ, संजोग कहिए जैसे कहिए, कि इस केस में अब उनका तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि बीमारी से मरे रोशन आनंद सर के भाई जो नेपाल में मृत पाए गए। अब संजोग कहिए किस दौरान वो बाहर गए और मर गए। इसमें से एक हम वीडियो अपने तरफ से बोलना चाहेंगे। कोई वहां से विकास राज करके एक यूट्यूबर या कुछ विकास राज है बिहार के, वो बहुत अनर्गल बात, हाँ, अनर्गल बात, सुलझे हुए नहीं कह सकते हैं इस मामले में। और भी चीजों में बहुत सारा वो, और भी चीजों में सुलझे हुए होंगे, लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ बातें जो अनर्गल कही थी। एक बात तो ये कि खान सर का पाकिस्तान से कनेक्शन है, तो नेपाल से कनेक्शन क्यों नहीं हो सकता है? तो हम कहें कि आप जिस तरह से रोशन आनंद के बहुत करीबी माने जाते हैं, आप उनके व्यक्तिगत हितैषी अपने आप को कहते हैं। आपने कहा कि 2 दिन 3 दिन पहले हमसे बात हुई,
तो मेरा एक कहना था इस मैटर में कि जब आपको पता था कि खान का कनेक्शन पाकिस्तान से है तो नेपाल में भी हो सकता है, यानी कि प्रिंस यादव का जान को खतरा हो सकता है, तो आपने उसको नेपाल जाने क्यों दिया? जब आपकी बातचीत होती थी, जब आपकी बातचीत होती थी प्रिंस यादव से, इसका मतलब वो जाए मर जाए इसमें आप लोग भी संलिप्त हैं, आप लोग भी यानी आपका लापरवाही ज्यादा इसमें है। तब जब आपको पता था कि अगला आदमी मेरा व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए नेपाल भी जा सकता है, तो आप क्यों जाने दिए? आपको रोकना चाहिए था उसको। ऊपर से जब उसको मेडिकल वाले जो दोस्त उसके साथ में थे, उनका कहना था कि उसको उनके मेडिकल के कंडीशन ठीक नहीं थे, तो वही एक कारण हुआ। तो चलिए ठीक है, वो तो मैं नहीं कह सकता उस बारे में कि किसी को जबरदस्ती उसका बीमारी का कारण नहीं, वो तो जांच होगी ही, मौत की हो ही रही है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यही कहा गया कि कोई शक्ति पूर्वक किसी तरह का प्रयोग करके इनको नहीं मारा गया है, अभी तक का यही रिपोर्ट है। अभी लोग भावना बस, अगर खान सर वर्सेस खान को दोष देते रहेंगे तो वो अलग चीज है, कोई रोक नहीं सकता है, भावना का कोई सीमा नहीं है। भावना में भरत तिवारी चले गए आप भी। लेकिन एक चीज बात है कि आप चाहते तो एक और भी बात है इसमें आया कि ये लोग कानून को भी दोष देने लगे कि नहीं, खान सर के गिरफ्तारी पे स्टे लग गया, रोशन आनंद सर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, प्रिंस यादव को। अरे भाई, खान सर ने देखिए पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, कॉमन सेंस उनका बहुत अच्छा है, नो डाउट पढ़ाते में ही दिख जाता होगा कि वो कितने कॉमन सेंस में एक्सपर्ट आदमी है, कब क्या जवाब देना है बहुत अच्छे से उनको आता है। तो वो उनको पता था कि अब मेरे ऊपर अगर एफआईआर किए, वो भी रोशन आनंद जी एफआईआर नहीं किए थे, कोई व्यक्ति एफआईआर नहीं किया था, उनके ऊपर प्रशासन ने एफआईआर किया था। तो जैसे प्रशासन एफआईआर किया, वो जानते थे कि हमें गिरफ्तारी तो होगी, तो उन्होंने तुरंत अंडरग्राउंड हो गए, तुरंत वकील का शरण लिया, सीधे हाईकोर्ट में उन्होंने बेल का अर्जी डाली, मतलब कि बेल का अर्जी डाली कि समय से पहले हमको बेल दिया जाए, एंटीसिपेटरी बेल जिसको बोलते हैं। उनका वकील लगा, बेल उनका अप्रूव हो गया। रोशन आनंद सर को भी बेल के लिए पहले जाना चाहिए था। आप जो उसको भाई को जो आप नेपाल भेज दिए, आप उनके लिए भी एंटीसिपेटरी में जा सकते थे। ऐसा तो नहीं कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया, नेपाल भागने की जरूरत ही नहीं थी। अगर घर में रहते, कहीं दोस्त यार के यहाँ रहते, एंटीसिपेटरी कहाँ, पटना में बहुत दूर तो हाईकोर्ट है नहीं। आपका विचार ये, मेरा विचार यही है सर सही है। नहीं, खान देखिए सही क्या नहीं है, पढ़ाई का वर्चस्व में ये कहाँ आया? जो से एक बात कहते हैं, इन लोग का विवाद कैसे शुरू हुआ? पोस्टरबाजी से। तो मेरा कहना है कि पोस्टरबाजी से शुरू हुआ। कोई अगर आपके घर के सामने पोस्टर लगा दिया तो उसमें इतना एग्रेशन दिखाने का जरूरत तो नहीं था। आप तोड़ फोड़ कर दिए, तोड़ फोड़ पोस्टर फाड़ दिए वो भी ठीक था। समस्या तो हुआ कि उनका गार्ड को आप मारपीट कर दिए। गार्ड ने केस किया ना, गार्ड केस किया, मैनेजर केस किया, तो भाई कोई किसी का एम्प्लॉय है तो वो अपना एम्प्लॉय का ध्यान तो रखेगा ना। अब उसमें तोड़ फोड़ हो रहा है तो गोली बंदूक तो चलेगा ही, गार्ड है तो गोली तो चलबे करेगा वो भी हवाई फायरिंग है, जांच हो ही रही है, लेकिन वो सब बाद में हो गई। लेकिन ये लड़ाई मेरा ऐसा नहीं है कि मैं रोशन आनंद सर से व्यक्तिगत मेरा कोई ये है, वो भी सर हैं, वो भी बहुतों को पढ़ाते हैं, बहुत लोग उनसे भी लाभान्वित हैं, खान सर भी हैं। इनको इस स्तर से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना है कि लड़ाई जो होता है, जब तक जुबानी होता है तब तक वो आपके नियंत्रण में है। जब तक आप जुबान से लड़ रहे हैं, जैसे देव महतो ठीक नहीं है, फलाना है, ढकाना है, आप बोल रहे हैं मनोहर महतो ठीक नहीं है, जैसे एक दो को अभी देख रहे होंगे मेरे बारे में बोल रहा होगा, आप सुनते भी होंगे, मीडिया वाले हैं तब तक आता भी होगा खबर, तो चार को बोलता भी है। तो जब तक जुबानी आप अपना संयम नहीं खोते हैं, नहीं, जब तक जुबानी है तब तक वो हमारे नियंत्रण में है। लेकिन जैसे वो लड़ाई झगड़े में आ गया, तोड़ फोड़ में आ गया, तो वो हमेशा प्रशासन के नियंत्रण में चला जाता है, जो कि वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। उसको जो विवेक काम करेगा, अगर वो बायस्ड है, अगर वो पूर्व धारणा के हिसाब से या आपसे अगर खुन्नस है, तो फिर हो सकता है कि आपको उसका दंश झेलना पड़े, ऐसा हो सकता है। अगर न्यूट्रल है प्रशासन, तो हो सकता है कि आपके साथ भी लिबरल पेश आए। तो इसीलिए मेरा कहना है, इन शिक्षकों के माध्यम से इस लड़ाई से सीखना चाहिए। जो हो गया खान वर्सेस रोशन आनंद सर, बाकी लोगों को सीखना चाहिए कि लड़ाई अगर आपको लड़ना ही है, गुस्सा झाड़ना ही है, तो जुबानी तक ठीक है,
जुबानी से आगे तोड़ फोड़ मारपीट में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इस तरह की स्थितियां सेम होगी। केस भरत तिवारी में भी। सेम केस भरत तिवारी में भी है। जब तक वो जुबान से लड़ रहे थे, प्रशासन के साथ ठीक ठाक चल रहा था, जैसे गन उठा लिए, प्रशासन को जगह मिल गया, मार दिया गया। अगर नहीं उठाते तो अभी और ज्यादा प्रशासन प्रेशर में रहता, कैसे मार देंगे तो दंगा भड़क जाएगा, लोग भड़क जाएंगे। लेकिन अब हथियार उठा लिया, तब राइट है मारने का। अब प्रशासन भी यही कहती है कि वो हथियार चलाया इसलिए मारना पड़ा। सिनेमा में देखते नहीं है, दिखाया तो जाता है इन चीजों को बार बार, कि जिसका इनकाउंटर करना रहता है, अगर हथियार नहीं भी उठाता तो उसके हाथ में हथियार थमा के जबरदस्ती फॉल्स फायरिंग करा के अपने गोली मार के, सिनेमा में दिखाया जाता है कि प्रशासन कैसे फिंगरप्रिंट दिखा के। तो इन चीजों से सीखना चाहिए। और आपने जो कहा कि धैर्य खोने की बात, तो मैं छोटी छोटी चीजों पर धैर्य नहीं खोता हूं। मेरे धैर्य करने का मतलब है कि जब तक मेरे जीवन पर संकट ना आए तब तक मैं अपना धैर्य नहीं खोता। जब मेरे जीवन पर संकट आया कि नहीं, परिस्थिति हो जाए, हाँ, कि अभी परिस्थिति हो जाए कि मेरे सामने में एक बाघ आके खड़ा हो गया है और वो मेरे उसका शिकार हम ही है, हमला करने वाला, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, तभी हम धैर्य खोएंगे और हमको लड़ने की नौबत आएगी। नहीं तो हम लड़ने का हम कभी भी प्रीफर नहीं करते हैं। लड़ाई हम क्या हैं, क्या कहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, जो लोग सिस्टम से या कुछ मुद्दों पर एक दूसरे में ये हो जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं। सिस्टम से हथियार उठा रहे हैं, तो इसमें आज जो चर्चा कर रहे हैं भरत तिवारी क्रांतिकारी है, फलाना ढकाना जो भी है, सिस्टम को हमने चुना है। सिस्टम में अभी के जमाने में ना अंबेडकर जी हैं, ना महात्मा गांधी है, ना इंदिरा गांधी है, ना पहले के महापुरुष लोग थे जिनके भरोसे कह सकते थे कि चलो बन गए। अब जो भी है वो सब जा चुके, अब हम लोग चुनते हैं। अब हम चुनते हैं, ये वही बात हो गया कि आप जिनको चुन के जिनको शक्ति दे रहे हैं, अब वो व्यक्ति को पहचानना जरूरी हो गया है कि वो भस्मासुर बनेगा कि नहीं बनेगा। भगवान जो पौराणिक कथाएं हैं, जो शिव जी ने भस्मासुर को शक्ति दिया था, भस्मासुर ने शॉर्ट में ही यही है, सबको सुनना चाहिए, बड़ा विषय है तो शॉर्ट में का टाइम लेके चलिए, घंटों हो गई तो फिर सुनिए थोड़ा सा, कि उन्होंने माने अखंड तपस्या किया, तपस्या से भगवान को विवश होके देना पड़ा आशीर्वाद, तथास्तु उनका कि भाई कि हम जिसको छुएंगे वो नष्ट हो जाएगा। आप ताकत मिलते के साथ ही उसी के भगवान के पीछे दौड़ने लगे, भैया तुम्ही को पहले ट्राई करें। ठीक है, सेम चीज है, हम लोगों ने चुना, हम लोगों ने शक्ति दिया और हमारे प्रतिनिधि भस्मासुर बन जाते हैं। प्रतिनिधि भस्मासुर हो जाते हैं क्योंकि इन लोकतंत्र का रखने का सबसे बड़े पैरोकार यही है, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। और इनके कहे अनुसार, इनके छत्र छाया में, इनके निर्देशानुसार, इनके प्रोटोकॉल में, इनके नीति नियमों में के आधार पर ब्यूरोक्रेसी काम करती है। तो भाई अगर हम नेता नहीं अच्छा चुनेंगे तो ब्यूरोक्रेसी अच्छा कहां से मिलेगा। वो तो इनसे कितना बढ़िया डीसी हो, कितना बढ़िया ब्यूरोक्रेट हो, हम नहीं कहते कि सभी डीसी बहुत अच्छा है, जाके देख लीजिए, अशोक खेमका नाम सुने होंगे, सैकड़ों नहीं दर्जनों बार अपना नौकरी से ज्यादा उनका ट्रांसफर हुआ है। तो अच्छा भी है तो उसको अच्छा करने नहीं दिया जाता है। तो व्यवस्था में चीजें गड़बड़ी है, तो व्यवस्था में होगा कि हमें अच्छे लोगों को चुनना होगा। अब वो जमाना चला गया जहां चिकनी चुपड़ी बात, मौखिक बात, रंग रूप देख के आप चुनते हैं। अब चुनना होगा आपको वैसा जो संवेदनशील हो मुद्दों को लेके, आपके प्रति इन समस्याओं को लेके, कि कैसे ये चीजें कम हो, न कि शानो शौकत वाले लोगों को चुनना होगा। हम लोगों ने जितने लोगों को चुना है, आप देखते होंगे चुनने के बाद वो अपनी साख बचाने, अपनी साख को और बढ़ाने में, शान को बढ़ाने में वो जीवन खपा देते हैं, मेंटेन करते हैं। लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता है कि लोगों की समस्याएं कैसे हटेंगी। मैं आपको बता देता हूं, एक सिंपल सा लॉजिक है। एक चुनावी रैली में किसी पार्टी का रैली में कोई जो नेता रैली कराता है, कोई भी एक जिसको हम लोग कहते हैं दमदार विधायक, करोड़ों खर्च हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। क्या उन करोड़ों रुपया से 100 या 1000 आदमी का इंदिरा आवास बन सकता था कि नहीं? बन जाएगा ना। बेसिक चीज तो बन सकती थी, जिसके लिए वो स्कीम निकालते हैं।
तो क्या वो नेता जन नेता का जन सेवा डायरेक्ट नहीं कर सकते थे उस पैसे से? कर सकते थे। नहीं, नहीं करेंगे। वो सेवा करेंगे पावर में आके सरकारी पैसों से, और अपना पैसा खर्चा करेंगे पावर में आने के लिए। ये तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास वाला चीज है लोकतंत्र का। लोगों को ये समझनी होगी। आज खान सर से दुश्मनी क्यों है लोगों का, जहां तक मुझे समझ में आती है। एक मैं वीडियो देखा था किन्हीं व्यक्ति का, वो डायरेक्ट कह रहे थे कि वो हॉस्पिटल खोल लिया है, उसको ये नहीं करना चाहिए, बंद करना चाहिए, गलत है। पढ़ाने आए हो पढ़ाओ, ये कोई तो देखिए खान सर का एक समस्या है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला है सस्ते दामों में, ये वाला अलग से कीजिएगा, बहुत लंबा ठीक है। रहेगा। तो कहीं ना यहाँ तो कहीं भरत तिवारी में ही एंड कीजिए। कहीं ना कहीं यही चीज है कि लोग सेवा नहीं करना चाहते। सेवा खाली नाम मात्र का, ताकि लोग भ्रमित रहें, और भ्रमित में लोग तभी रहेंगे जब हम और आप उलझे हुए रहेंगे। आप आदिवासी, हम गैर आदिवासी, कौन फलाना, क्रांतिकारी है, कौन क्रांतिकारी, कौन अपराधी है। मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन मंदिर, कौन मस्जिद, वो सब सही है। वो सब मंदिर मस्जिद अपने जगह पे था, सब कुछ अच्छे से बैलेंस से किया जा सकता है, और होती ही हैं चीजें, वैसे ही होती हैं। लेकिन बाद में पहले उसमें उठापटक हो लेता है, तब तक समाज बढ़ चुका होता है, तब तक उनका एक एजेंडा तय हो चुका होता है। आज नीट का परीक्षा हो गया, सब शांति से पार हो गया, अब कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर दुनिया चलती रहेगी, पर व्यवस्था बदलेगा नहीं। फिर कभी होगा, मतलब भरत तिवारी जैसे और भी पैदा होते रहेंगे। भरत और तिवारी भी इनकाउंटर जब तक नाकाम प्रशासन रहेगी, वो छोटी से छोटी मुद्दों को नहीं पहचानेगी, उन्हें सॉर्ट आउट नहीं करेगी, उनके लिए संवेदनशील नहीं बनेगी, तब तक ऐसे लोग आते रहेंगे और इनका संख्या बढ़ेगा। जिस तरह से दिखा जा रहा है नेपाल में जेनजी, भारत में भी उससे ज्यादा जनसंख्या है युवाओं का। बस जिस तरह से रोष बढ़ते जा रहा है, आने वाला समय में हमको लगता है कि ये हमारे देश के लिए सही खतरा है, सही नहीं है। इस पर विचार करना जरूरी है। चलिए, ये थे मनोहर महतो जी, और इनसे हमने विचार किया कि भरत तिवारी जो वो बने थे, हथियार उठाए थे, आगे क्यों लोग उठाते हैं, क्या कारण रहा होगा, और वो सही थे कि गलत थे, इनसे विचार लिया, सारा चीज जानने का प्रयास किया। आप लोगों को इनका विचार कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में क्या उस तरह की व्यवस्था मिल पा रही है जिस तरह से भरत तिवारी खोज रहे थे, और उनकी जो मांग थी क्या सही थी? आप अपना विचार व्यक्त करें। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपना चैनल में जगह दिया है, हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। कहीं देखिए, अगर जनता का आपके प्रति सही मतलब कि कमेंट्स आए तो मैं और भी चीजों को, तथ्यों को लेकर आप सर अब देखिए, वो तो जनता तय करेगी। यही ना बोले कि अभी हमारी जनता को बहुत लंबी तय करनी है स्वस्थ लोकतंत्र बनाने में। अभी भी लोकतंत्र घुटनों के बल पे ही चल रहा है। जोहार।